हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त गौरव और आज हम पढ़ने वाले हैं मेमोरी हीप और स्टैक फ्रेम्स इन जावास्क्रिप्ट। स्टैक और हीप होते क्या हैं? स्टैक बेसिकली आप देखेंगे जो जावास्क्रिप्ट होती है वो सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है। सिंगल थ्रेडेड का मतलब होता है कि जावास्क्रिप्ट एक टाइम पे एक ही चीज़ को रन कर पाती है। और मेमोरी हीप हम यूज़ करते हैं अपने वेरिएबल ऑब्जेक्ट्स, कोई भी चीज़ हम जो इसमें स्टोर करते हैं या कोई फंक्शन क्रिएट करते हैं तो उसको स्टोर करने के लिए जो मेमोरी यूज़ होती है वो होती है मेमोरी हीप। तो आइए एक छोटा सा एक पीस ऑफ कोड लिखते हैं जिससे हम इस चीज़ को और एक्सप्लेन कर पाएँ। तो सपोज हम जस्ट एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं, वेरिएबल जिसका नाम है नंबर, सॉरी, वेरिएबल नंबर इज इक्वल टू 2। यहाँ पर हमने जस्ट क्या किया है, एक वेरिएबल डिफाइन किया है नंबर नेम से जिसकी वैल्यू है 2। तो ये क्या करता है, मेमोरी हीप में नंबर को एलोकेट करता है, एक प्लेस करेगा एलोकेट जिसमें बताएगा कि इसकी वैल्यू 2 है। सेम अगर हम ऐसी एक वेरिएबल करते हैं स्ट्रिंग जिसकी वैल्यू हम रख देते हैं माय नेम, ये कर रहा है पॉइंट आउट मेमोरी हीप में एक रेफरेंस देता है जिसकी वैल्यू होगी माय नेम। तो जस्ट हम जावास्क्रिप्ट को बता रहे हैं कि ये हमारा वेरिएबल है, ये आपको स्टोर करना है मेमोरी हीप के अंदर। तो इन शॉर्ट आप कह सकते हो जो मेमोरी हीप है वो हमारा एज ए स्टोरेज यूज हो रहा है कि कोई भी वेरिएबल या कोई भी ऑब्जेक्ट, सपोज आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, obj1 कर लीजिए आप, नेम गौरव, लास्ट नेम। तो ये क्या कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है इस ऑब्जेक्ट को पर्टिकुलर मेमोरी के अंदर। इसके पास जस्ट उसका रेफरेंस होगा, उस रेफरेंस के अंदर जो मेरा ये ऑब्जेक्ट है ये पूरी वैल्यू उसकी एलोकेटेड होगी। ये होता है हमारा मेमोरी हीप जो हमारा यूज आ रहा है मेमोरी को स्टोर करने के लिए। स्टैक फ्रेम्स क्या होते हैं? स्टैक फ्रेम में आपको कोड लेवल पे समझाता हूँ पहले, फिर उसके बाद हम अपनी पीपीटी पे जाएंगे। स्टैक फ्रेम बेसिकली, सपोज आप एक फंक्शन लीजिए, फंक्शन कैलकुलेट नाम से एक फंक्शन बनाते हैं जिसका नाम है, बस ये करता है रिटर्न 2+4 को ये रिटर्न कर देता है। हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं कैलकुलेट। तो जो हमारा स्टैक फ्रेम होता है वो फर्स्ट इन लास्ट आउट पे काम करता है। सपोज जब भी हम इसको काम करेंगे तो ये कैसे चलेगा, स्टैक जो हमारा होगा पहले वो क्या करेगा, कैलकुलेट को कॉल करेगा, फिर वो इस कैलकुलेट को कॉल करने के बाद हटा देगा। चलो इसको थोड़ा सा फर्दर और कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, एक और फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन ऐड 2। इसमें हम पास करते हैं एक नंबर और इस नंबर में हम करते हैं रिटर्न num+2 को हम रिटर्न कर देते हैं और इस ऐड 2 को हम यहाँ पे रिटर्न करवा देते हैं। सॉरी, ये पूरा कॉपी हो गया। अब ये डिपेंडेंसी बना ली है इसने, पहले हम कैलकुलेट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, उसके अंदर हम ऐड टू फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में हमारा जो स्टैक होगा वो कैसे काम करेगा, तो उसके लिए हम एक यूज़ करते हैं, इसमें डिबगर लगा लेते हैं और इस पूरे कोड को करते हैं कॉपी। इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा, इसमें नहीं जाएंगे, इसमें जाते हैं इंस्पेक्ट एलिमेंट, इंस्पेक्ट एलिमेंट के अंदर सोर्स, सोर्स के अंदर था न्यू शिपमेंट पे जाते हैं, न्यू शिपमेंट में हम अपने इस कोड को रख देते हैं। ठीक है, अब हम अपने इस कोड को करते हैं रन। तो ये लगा हुआ है हमारा डिबगर, इसको क्रॉस कर देते हैं। देखिए पहला मेरा कॉल स्टैक में क्या है, पहला मेरा है एनोनोमियस। एनोनोमियस क्यों आया यहाँ पर, एनोनोमियस इसलिए आया कि फर्स्ट जो मेरा होता है वो फाइल नेम को इंडिकेट करता है और अभी हमने यहाँ पर इसको कोई भी नाम नहीं दिया है।
तो इसलिए इसने एनोनिमस को टारगेट किया। अगर ये कोई जावास्क्रिप्ट की फाइल होती तो यहाँ पर उस फाइल का नेम आता। और अब हम जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप हमारा इसने कॉल किया कैलकुलेट को। जैसे ये कैलकुलेट पे आया तो अब देखो ये हमारा कैलकुलेट पे पहुंचा और यहाँ पर इसने हमारे स्टैक में एनोनिमस के ऊपर कैलकुलेट को ज्वाइन कर दिया। मतलब फर्स्ट जो हमारा था, फर्स्ट हमारा आया था एनोनिमस, उसके बाद हमारा आया कैलकुलेट। अब इसके अंदर हम ऐड टू फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो नेक्स्ट मूव करते हैं। अब ये पहुंच गया है ऐड टू पे, तो इसने एक और स्टैक ज्वाइन जो इसमें ऐड किया है ऐड टू नाम से। लेकिन आपने देखा होगा यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि कैलकुलेट फंक्शन मेरा खत्म हो गया, अब तो ये ऐड टू फंक्शन पर है। लेकिन नहीं, इसने ऐड टू को इसके इंटरनल ही कॉल किया है। तो अभी मेरा कैलकुलेट फंक्शन खत्म नहीं हुआ, तो इसलिए कैलकुलेट से ऊपर इसने एक और फ्रेम ऐड करा ऐड टू नाम से। अब जब मैं नेक्स्ट लाइन पे स्विच करूंगा, इसने ऐड टू के रिटर्न पे आया और रिटर्न किया। अब आप देखिए ऐड जो मेरा ऐड टू फंक्शन था वो वहां से हट चुका है और अब मैं आ गया हूँ कैलकुलेट वाले फंक्शन पे। अब मेरा कैलकुलेट फंक्शन भी हट जाएगा और फिर एनोनिमस भी हट जाएगा और मेरा जो जावास्क्रिप्ट का कोड है वो कंप्लीट हो जाएगा और जो मेरा आउटपुट होगा वो 8 मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये ओवरऑल है जावास्क्रिप्ट का काम करने का तरीका कि जावास्क्रिप्ट का जो स्टैक है वो काम कैसे करता है। वो काम करता है फर्स्ट इन लास्ट आउट पे और एक टाइम पे ये एक ही स्टैक को लेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं दोबारा से अपनी पीपीटी पे। सॉरी, पीपीटी हमारी यहाँ पे, इसको स्टार्ट करते हैं बिगिनिंग से। थोड़ा सा टाइम ले रहा है क्योंकि मेरा नेट अभी थोड़ा मे बी स्लो है। चलिए, तो ये हमने देखा, ये हमारा स्टैक होता है। स्टैक में से फ्रेम्स बने होते हैं जिन्हें हम स्टैक फ्रेम्स बोलते हैं। और एक ये होता है हमारा मेमोरी हीप जिसमें हमारी सारी मेमोरी लोकेटेड होती है। ये सेम रेफरेंस है, स्टैक का हमारा वैल्यू है। स्टैक क्या करते हैं, जो हमारे नॉर्मल वेरिएबल होते हैं, सपोज आपने लिखा वेरिएबल ए इज इक्वल टू समथिंग वैल्यू 1 2 3, उसको डायरेक्ट वो अपने स्टैक में स्टोर कर लेते हैं। लेकिन जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एरे होते हैं, उनका वो जो रेफरेंस होता है जो हीप में स्टोर करता है। यहाँ पर इसके पास इसका रेफरेंस होगा कि मेमोरी के अंदर वो कहाँ पर है। और जावास्क्रिप्ट क्या करता है, ये बस बहुत रेंडमली स्टोर करता है डेटा को। मतलब इसका कोई पैटर्न नहीं है कि ये पर्टिकुलर सीरियलाइज वे में स्टोर करेगा। ये मेमोरी में कहीं पे भी एलोकेट कर सकता है। अब हम आपको बताते हैं स्टैक ओवरफ्लो। बहुत से लोग होंगे यहाँ पे स्टैक ओवर, एज ए डेवलपर सब ने स्टैक ओवरफ्लो का नाम सुना हुआ है और उस पर काम भी करते होंगे। लेकिन जावास्क्रिप्ट के टर्म में जो स्टैक ओवरफ्लो है, ये हमारी एक कंडीशन होती है जहाँ पर जो हमारा स्टैक होता है, क्योंकि हम सब जानते हैं ब्राउजर की जो मेमोरी है वो लिमिटेड है और हमारे स्टैक की भी जो मेमोरी होती है वो लिमिटेड होती है। कि अगर हम अनकंडीशनली कुछ ऐसा कर दें कि जो हमारा स्टैक है वो पूरा भर जाए तो क्या होगा। तो उसमें कंडीशन में क्या होगा कि आपका जो ब्राउज़र होगा वो क्रैश कर जाएगा। तो चलिए उसके लिए भी एक छोटा सा कोड लिखते हैं जिसमें हम इस कंडीशन को देख सके कि हाँ, हमारा जो ये ब्राउज़र है ये क्रैश करता है कि नहीं है। इसके लिए हमें बस सिंपल सा क्या करना है, इसके लिए हम एक सिंपल सा एक फंक्शन लिखते हैं। फू के अंदर हम फू को ही कॉल करते हैं, इसको बोलते हैं रिकर्सिव कॉल करना। सॉरी, मैंने इसको थोड़ा सा गलत कर दिया। फू, अब हम यहाँ पे फू को कॉल कर लेते हैं। अब जब हम इसको रन करते हैं ये मुझे एरर दे देगा, मैक्सिमम कॉल स्टैक साइज एक्सीडेड। अगर इसको आप ब्राउजर पे करते तो ब्राउजर आपका हैंग हो जाता। प्रीवियसली ब्राउजर हैंग होकर रुक जाता था, लेकिन अब यहाँ पे एरर देता है कि जो मेरा कॉल स्टैक का साइज था वो एक्सीड कर चुका है और इस कोड को हम रन नहीं कर पा रहे, इसने वहाँ पर एरर थ्रो कर दी। तो ये पार्ट होता है हमारा स्टैक ओवरफ्लो का। तो ओवरऑल ये है जो पैटर्न जिस पर जावास्क्रिप्ट का स्टैक काम करते हैं। आगे हम इवेंट लूप पढ़ेंगे और बाकी चीज़ें पढ़ेंगे जिसमें आपको स्टैक और इन सब का इस्तेमाल होगा। तो ये जस्ट उसका वो था कि जावास्क्रिप्ट को सिंगल थ्रेडेड है और वो कैसे काम करती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।